दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कल उस याचिका की सुनवाई है, जिसे एडीआर समेत कई लोगों ने, कई इंडिविजुअल्स ने, राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने भी मान और नागरिक अधिकार मंचों से जुड़े लोगों ने दाखिल की है। और वो है कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से बिहार के चुनाव से ऐन पहले पूरे वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का के नाम पर पूरा का पूरा वोटर लिस्ट ही रद्दो-बदल उसमें करने जा रहा है और बाकायदे प्रोसेस शुरू कर चुका है। 24 जून को फरमान जारी हुआ और 25 जून से शुरू हो गया और 25 जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 8 करोड़ लोगों वाले मतदाता मंडल जो बिहार का है, उसमें महज इतने कम दिनों में जो काम पिछली दफा इस तरह का जो हुआ था पुनरीक्षण, वो कई महीनों में हुआ था। इस बार महज 1 महीने में निर्वाचन आयोग करना चाहता है। और भी बहुत सारे सवालात हैं। विद्वानों, न्यायविदों के दिमाग में क्या-क्या होगा सवाल, वो तो हम सुनवाई के दौरान देखेंगे। लेकिन आम लोगों के दिमाग में इतने सारे सवाल हैं कि लोग कहां से लाएंगे पासपोर्ट। आपने 11 जो चीजें रखी हैं, उसमें पासपोर्ट है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट है। अब मैं सारे डेटा देख रहा था तो मुझे तो हंसी आई कि मैट्रिकुलेशन 14.71% केवल लोग हैं, 14.71%, और वो भी 9th और 10th मिलाकर है। ये नीतीश कुमार जी का जातिवार सर्वेक्षण का आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूँ। 2.4% लोग जो हैं उनके पास आपका पासपोर्ट है और 2.8% या 3% के आसपास लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ऐसे स्टेट में ये चीजें जो इम्पोज की गई हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। पहले निर्वाचन आयोग को हम लोग सुनते थे कि मतदान करने का अधिकार देने वाली एजेंसी है। अब ऐसा डर लोगों को लग रहा है कि अधिकार को छीनने वाली एजेंसी न बन जाए। तो इसीलिए दोस्तों, आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो ये याचिका की कल सुनवाई है, याचिका दायर करने वालों में सबसे प्रमुख संस्था है एडीआर। और एडीआर के साथ 5 लोग जो बिहार के हैं, वे भी इस याचिका के हस्ताक्षरी हैं। हमने एडीआर के को फाउंडर प्रोफेसर जगदीप छोकर से अनुरोध किया कि आज वो हमारे साथ जुड़ें और इस मुद्दे पर बात करें। तो छोकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारी एक टिप्पणी के बाद आपसे पहला मेरा सवाल है कि आप कैसे देख रहे हैं कल की सुनवाई, किन मुद्दों पर केंद्रित होगी? देखिए, कल की सुनवाई में 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे 2-3 हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 24 जून को आदेश जारी किया, उसमें ये कहा गया कि जो लोग जिनके नाम मतदाता सूची पर 1 जनवरी 2003 से पहले हैं, उनके बारे में there will be presumption of citizenship। ये माना जाएगा कि वो लोग जिनके नाम मतदाता सूची में 1 जनवरी से पहले हैं, ये माना जाएगा कि वो नागरिक हैं भारत के। लेकिन जो लोग 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में आए हैं, ये चुनाव आयोग ने लिखा नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही है कि जो बाद में आए हैं वो नागरिक नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि क्या चुनाव आयोग लोगों को ये घोषणा कर सकता है कि ये, हालांकि उनका नाम मतदाता सूची में है 2 जनवरी 2003 से लेकर 23 जून 2025 तक जो लोग बिहार में मतदाता सूची में हैं, उनको भारतीय चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये ना मतदाता सूची में है और ना ही इनके बारे में, नागरिकता के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। तो ये बड़ी एक गंभीर बात है। इसमें कई चीजें पैदा होती हैं इसी एक बात में से।
पहली बात तो अगर चुनाव मतदाता सूची में से किसी का नाम हटाने का चुनाव आयोग सोचे तो कानून है, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जिस व्यक्ति का नाम हटाना होता है उसको नोटिस देना पड़ता है, लिखित नोटिस देना पड़ता है कि आप कारण बताइए कि आपका नाम क्यों ना हटाया जाए। और वो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर वो व्यक्ति ना मिले तो वो उसके घर के दरवाजे पे चिपका दिया जाए। अगर आप चिपकाते हैं या उसको देते हैं तो उसके बाद एक तो हो सकता है वो व्यक्ति चुनाव आयोग के पास आए नहीं, कारण ना हो उसके पास, उसका नाम आप जरूर काट दीजिए। लेकिन जो आदमी उनके पास जाता है वो बताएगा भाई मेरा नाम क्यों नहीं कटना चाहिए। तो जो आपने कहा कि जिम्मेवारी क्या है, पहले ये कानून है कि नाम काटने के लिए चुनाव आयोग को नागरिक से पूछना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। तो नागरिक का अधिकार देखिए, अधिकार है कि आप मतदाता सूची में होंगे और मतदाता सूची में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर है। अब क्या कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो मैं वो बात खत्म कर लूं, तो वो जो 2 जनवरी 2003 से और 23 जून 2025 तक लोग हैं उनके नाम इफेक्टिवली काट दिए गए हैं बिना ये तरीका फॉलो किए। तो वो इतने हजारों लाखों नाम जो कटे हैं वो गैर कानूनी तौर पे कटे हैं। पहला मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट समक्ष यही है। और आप इसमें देखिए, अब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जब छपेगा तो जो व्यक्ति देखेंगे उसको, जो देख पाएंगे, अगर उनका नाम नहीं होगा तो वो चुनाव आयोग के आगे जाके विनती करेंगे कि हमारा नाम लिख दीजिए, ये हम कागज दे रहे हैं। पहले चुनाव आयोग की जिम्मेवारी थी नाम लिखना, और नाम हटाने से पहले नागरिक से अनुमति लेना। अब जिम्मेवारी हो गई है नाम लिखवाने के लिए आप जाइए और चुनाव आयोग की मर्जी होगी तो लिखेगा, नहीं लिखेगा। तो ये जो ओनर्स ऑफ रजिस्टरिंग द नेम बदल दिया गया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर लोगों की नागरिकता पे एक संवैधानिक संस्था इतनी आसानी से सवाल उठा देगी तो ये कई लोगों ने लिखा है, और ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ था लाल बहादुर हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। उसमें यही था कि बहुत से लोगों ने अपने जो कागज उनके पास थे वो दिए थे और उनके बेसिस पे चुनाव आयोग ने उनके नाम काट दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं उनके बारे में चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा कि ये नागरिक हैं। चुनाव आयोग उनकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि वो 18 साल के हैं, वो यहाँ रहते हैं, किसी और जगह तो नहीं रहते, ये सब चीजें। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है उसको आप हटा दें बिना उसको ये अवसर दिए कि वो बताए कि क्यों नहीं हटाना चाहिए, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और ये 1995 का जो फैसला है ये बिल्कुल इसी मुद्दे पे है। इसमें एग्जैक्टली यही बात थी कि लोगों के नाम हटाए गए, गलत तरीके से हटाए गए, उसमें एडिक्वेट कारण नहीं थे, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका काम सिटीजनशिप देखना नहीं है, सिटीजनशिप देखना तो काम गृह मंत्रालय का है। लेकिन आपको, एक तो यही सबसे बड़ी बात है जो कहा जा रहा है, ये सेलेक्टिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन का मतलब है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है और उसको आप चेक कर रहे हैं या उसमें बदल फेर कर रहे हैं। ये तो 2 जनवरी 2003 के बाद नया इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं। उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है डी नोवो। ये उसके बाद इलेक्टोरल रोल है ही नहीं।
जो आदमी उसमें जाना चाह रहा है वो अपने पूरे कागजात दे, अपने माता पिता के दे, माता पिता के जन्म तिथि और जन्म स्थान का कागजी प्रूफ दे लिखित में। अरे ये तो पता नहीं कितने लोगों के पास, मेरे ख्याल में तो ये 90-95% लोगों के पास नहीं होगा। कहाँ आज अभी मैंने कोई डेटा कोई मुझे बता रहा था 2-3 साल पहले, ये हेल्थ एंड फैमिली का कुछ सर्वे होता है, उसमें यह बताया गया बिहार में 2.8% जन्म पंजीकृत हुए। बिल्कुल तो सही आंकड़ा है। जब 3% रजिस्टर हो रहे हैं तो उन 3% के पास ही होगा ना बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिल्कुल 97% अब की 2005 में है। और आप देखिए उनके माता पिता तो पता नहीं कब पैदा हुए होंगे, यानी उनके पास ये सब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आज मैंने कहीं पढ़ा कि ये जो 11 कागजात बताए गए हैं उनमें से 5 में तो प्लेस ऑफ बर्थ है ही नहीं। यानी ये तो 5 तो मुझे आज पता लगा है, किसी ने मुझे बताया है, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट होता है उसमें नहीं उसमें है। तो प्लेस ऑफ बर्थ होता ही नहीं है। तो बिल्कुल। जिस जिस दस्तावेज में वो चीज नहीं है जो आप मांग रहे हैं, उसका उस लिस्ट में लिखने का मतलब क्या है? मैं तो समझता हूँ हाई स्कूल सर्टिफिकेट वो उसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको डेट और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए तो आप उसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट लेके तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप कहें मैं 11 में से एक सर्टिफिकेट दे रहा हूं, लेकिन वो कहेंगे ये सर्टिफिकेट तो पूरा नहीं है, इसके साथ एक और चाहिए। तो ये तो बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की बात हो गई। जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत ब्यौरे दिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण आपने फैक्ट सामने लाए कि आखिर इलेक्शन कमीशन ये 11 जो प्रमाणिक चीजें मांग रहा है, साक्ष्य मांग रहा है, ये सब सोच क्यों उसके अंदर आई, कहां से आई? ये तो पहले कभी इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं किया है। यहां तक कि राजीव कुमार के समय भी नहीं था, जिनकी बहुत आलोचना हुई थी देश में, उनको भी बहुत सत्ता पक्षी कमिश्नर कहा गया। जबकि इलेक्शन कमीशन तो सरकार का नहीं होता है, देश का होता है। तो इलेक्शन कमीशन की मंशा क्या आपको नजर आती है? देखिए इसके बारे में मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये कार्यक्रम अगर ये ऐसे चला जैसे ये चलाया जा रहा है, या जैसे इसको मैं समझता हूं जबरदस्ती थोपा जा रहा है, अगर ये ऐसे चला तो इसके अंतिम परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जी। मुझे जी। मुझे आशंका है कि अब आप देखिए, पहली बात तो वो सब अब कई बार कहा जा चुका है, सबको पता है कि जो लोग पलायन किए हुए हैं वो तो ये कर ही नहीं सकते। तो 20, 25, 30, 40, 50% लोग तो बिहार के बाहर हैं, उनका ये करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो कहा गया कि आप जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छपेगा तब आप अपने कागज दे दीजिएगा। अरे भाई, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल देखेगा वही तो कागज देगा। एग्जैक्टली। जो व्यक्ति बंबई, मद्रास, कलकत्ते में कहीं नौकरी कर रहा है अनस्किल्ड लेबर कंस्ट्रक्शन साइट पे, या पंजाब और हरियाणा में खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कहां से देखेंगे? तो वो देखेंगे भी नहीं, और उनको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। वो कोई टेलीविजन देख के मेरी और आपकी डिबेट नहीं सुन रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, रोटी कपड़ा मकान की कोशिश कर रहे हैं। तो जब चुनाव का दिन आएगा उस दिन ये सब लोग अपने अपने गांवों में पहुंच जाएंगे जैसे कि होता आया है। और वहां अगर लोगों को पता लगेगा कि उनका वोट नहीं है और पिछले 20-25 साल से उनका वोट चल रहा था, और मैंने ये 1-2 जगह उदाहरण दिया है और लोगों ने कहा ये मत दो, लेकिन ये गलत है, लेकिन मेरे ख्याल में तो देना चाहिए कि एक गांव में 500 लोग वोट डालने वाले हैं, वो वहाँ हैं, वो टोटल 700 हो 800 हो, लेकिन 500 वहाँ यानी फिजिकली
वहाँ है गांव में, कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, और जब वो वोट देने जाएंगे तो 500 में से पता लगा 200 या 250 के तो वोट हैं और बाकियों के वोट है ही नहीं, तो उस वक्त क्या होगा? या ये आप इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल की जानकारी है। मुझे लगता है जो हमारे बड़े विशिष्ट लोग चुनाव आयोग में बैठे हैं, उनको इसकी जानकारी मुझे लगता नहीं है। एक गांव में, दूर दराज के गांव में 500 लोग वोट देने गए, 200-250 को पता लगा उनका वोट नहीं है। अब वहां क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है सोचना, जी, और इसकी कल्पना करके मुझे डर लगता है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, और मुझे लगता है मेरे श्रोता, मेरे दर्शक भी वो बिल्कुल समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं और जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन मैं एक सवाल और, चूंकि समय कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिहार में आज बहुत बड़े पैमाने पर, मैं जानता हूं कि आप एडीआर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपका किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नहीं है, आप डेमोक्रेटिक राइट्स और इलेक्शन रिफॉर्म्स इसकी बात करते हैं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज बिहार में तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यव्यापी बंद आयोजित किया और वो काफी सक्सेसफुल रहा। यहाँ तक कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आमतौर पे आजकल उसका टोन अलग ढंग का होता है, बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन उसने भी रिपोर्ट किया है कि बंद काफी सफल रहा। वहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, विधानसभा में वहां के विपक्ष के नेता थे और तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे थे। उनके भाषण वगैरह के बाद जब ये रिपोर्ट दिल्ली पहुंची, तो अभी जानकारी मिली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आर्टिकल 326 जो भारत के संविधान की है, उसको काफी सामने लाया गया। और आर्टिकल 326 मैं अपने दर्शकों श्रोताओं को सुना देता हूं, बहुत संक्षिप्त वो आर्टिकल है, आप भी सुन लीजिए, आप तो पढ़े ही होंगे। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। इस अनुच्छेद को काफी महत्व के साथ इलेक्शन कमीशन इस समय याद कर रहा है। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नागरिकता भी देखने का उसको अधिकार है, क्योंकि यहां एक लाइन लिखी हुई है कि जो भारत का नागरिक है, ये जो वाक्य है, इसके आधार पर वो नागरिकता देखने के अपने अधिकार को एसर्ट करेगा, ऐसा लग रहा है। आपको कैसा ये उनका दावा लग रहा है? ये आपको लॉजिक उनकी कैसी लग रही है आर्टिकल 326 के बरक्स? देखिए, इसके बारे में तो कभी कोई शंका रही नहीं और ना कभी होगी कि जो वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जो भारत का नागरिक है। ये तो गिवन है, इसके बारे में तो कोई चर्चा करने का मतलब है ही नहीं, और उनको ये बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में। और यही सुप्रीम कोर्ट ने लाल बहादुर हुसैन के केस में लिखा है। लाल बाबू और हुसैन और जी। लाल बाबू, मेरा काउंटर सवाल उनसे ये होगा कि भाई जो 2 जनवरी 2 जनवरी 2003 से 23 जून 2025 तक जो लोग मतदाता सूची में थे, क्या वो नागरिक नहीं थे या उनकी नागरिकता संदिग्ध थी? अगर ये 22 साल तक ये ऐसा काम होता रहा, तो ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग में लोग अब काम कर रहे हैं, जो इनसे पहले काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? अगर उन्होंने सबने बिना नागरिकता देखे लोगों को मतदाता सूची में रखा, तो या उनमें से जो जो जिंदा हैं
उनके खिलाफ क्या करना चाहिए। ये देखिए, ये कोई सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता। भारत में और किसी भी देश में संविधान का एक अनुच्छेद नहीं है। अगर 326 है तो फिर सिटीजनशिप या नागरिकता के भी प्रावधान संविधान में हैं, और उनमें लिखा है कि ये काम गृह मंत्रालय का है। अब ये तो आरटीआई में भी आया था कि भाई सिटीजन होना चाहिए, तो आरटीआई इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहना शुरू किया कि आप सिटीजनशिप का प्रमाण लगाइए अपनी इसके साथ। फिर लोगों ने कहा क्या कह रहे हो तुम, सिटीजन है, आपको हर कदम पे सिटीजनशिप का सबूत दिखाना पड़ेगा। अरे भाई, आपको ये, अगर आपको ये शंका है कि ये नागरिक नहीं है तो आप उसका नाम काटिए, लेकिन जिसका नाम ऑलरेडी है, बिना ये सोचे समझे कि भाई अनुच्छेद 326 के अंतर्गत हम आपके नागरिकता चेक करना चाहते हैं, जिसकी मर्जी चेक करेंगे या सबकी करेंगे, तो 2003 वालों की क्यों नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्योंकि आप को मैं जानता हूं आपको कहीं जाना है, वो ये कि आप जिस लाल बाबू हुसैन संभवतः नाम है, लाल बाबू हाँ हुसैन एंड अदर्स, उस केस में जो समरी ऑफ द जजमेंट है, उसके जी, एक पैराग्राफ में ये बिल्कुल साफ तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ये हिस्सा है कि आप किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर, और अगर संदेह है, आपके पास कुछ ऐसी बात है जो उसके विरुद्ध जाती है, तो एडिक्वेट एविडेंस को सामने लाए बगैर, उसको अपॉर्चुनिटी दिए बगैर, हाँ, आपको उस व्यक्ति को मौका भी देना होगा कि वो आप बता सकें कि भाई तुम नागरिक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और वो नागरिक नहीं रहा। तो ये सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं 1995 के इस जजमेंट में। तो आप कैसे देखते हैं कि इसको माननीय निर्वाचन आयोग जो आज है, कैसे इसको डिफेंड करेगा कि आप अपॉर्चुनिटी दिए बगैर किसी को कह रहे हैं कि नहीं साहब हम रखेंगे ही नहीं आपको, हमने जो तय कर लिया है 11 ये मुद्दे, 11 में से आपके पास एक जो नहीं होगा अगर ठोस, तो हम आपको नागरिक नहीं मानेंगे। नहीं, ये मेरे विचार में ये तो डिफेंड नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमें इसकी कोई डिफेंस नजर आती तो हम कुछ और उसके बारे में सोचते, लेकिन ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है, तो हमें लगता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि चुनाव आयोग ने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। बिहार के गांव में बूढ़े और औरतें सारे लोग अपना आधार कार्ड लहरा रहे हैं, जो आधार हमारी पहचान, उसको आप आधार, मानते नहीं। सब लोग कह रहे हैं आधार, वोटर कार्ड और लेबर कार्ड, ये है सबके पास। और एक और बड़ी कहना चाहिए मजेदार बात है कि ये जो 11 कागज हैं जो दिखाने हैं, मुझे किसी ने बताया कि इन 11 के 11 को लेने के लिए आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। अब जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसका तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और अब हाई स्कूल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। भाई जो स्कूल बेचारा कभी गया नहीं, बदकिस्मती से उसको स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, वो क्या करेगा। और वो उन्हीं कागजों में, जैसा मैंने पहले कहा, जन्म स्थान तो नहीं है। आप मांग रहे हैं जन्म स्थान का सबूत लिखित, और कह रहे हैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट दे दो। ये इसीलिए मुझे लगता है कि ये इन्होंने काफ़ी जल्दबाजी में कुछ किया है, उसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में इनको ध्यान नहीं रहा। ये मेरा अपना अंदाज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी जल्दबाजी कहां से आई, क्यों आई, क्या ऐसी जल्दबाजी आन पड़ी। ये तो इलेक्शन कमीशन ही जाने, और उसके बड़े अफसर नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल हो रही है, कल क्या होगा। मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र, भारत के समाज, भारत के तंत्र
समूचे तंत्र पर इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे मामले को। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत अपनी बेबाक राय आपने जाहिर की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। थैंक यू।